हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी कवर करने वाले हैं। एंड ये क्लास अराउंड 20-25 मिनट्स की होगी, बट हम एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स हम एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे एंड नोट्स प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड बुलेट पॉइंट्स में होंगे सो दैट आप उसको इजीली लर्न कर सकें। आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी कहती है कि लास्ट फ्यू डिकेड्स में हमारी मार्केट ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कैसे? पहले हमारे पास एक नोकिया फ़ोन होता था ऑप्शन, और आज देख लो कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास फ़ोन परचेस करने के लिए। पहले एक एम्बेसडर कारें दिखती थी रोड्स पे, और आज दुनिया भर की कार्स हमें रोड पे दिखती हैं। मतलब यस, सच में हमारी मार्केट ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हमारे पास वाइड चॉइस ऑफ गुड्स है एंड सर्विसेज हैं परचेस करने के लिए, एंड हम दुनिया भर के ब्रांड्स परचेस कर सकते हैं इन इंडिया सेल्फ। चाहे वो एप्पल के फोन्स या फिर ऑडी कार्स, हम सब कुछ अपनी इंडियन मार्केट में ही परचेस कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट मॉडल हमें यूं अवेलेबल होते हैं अपनी इंडियन मार्केट में। ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो पॉसिबल हो पाया है। अब हम इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन की स्टोरी अच्छे से समझेंगे। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो और उसको दूसरी कंट्रीज में बेचा जाए तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब हमारी कंट्री में प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, हमने उनको एग्जिट करा के दूसरी कंट्री में भेज दिया। एग्जिट मतलब एक्सपोर्ट। कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हो और वो हमारी कंट्री में इन करें तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। मतलब हमारी कंट्री में उसको सेल आउट किया गया है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। पहले क्या होता था, ट्रेड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही मेन कनेक्शन था बिटवीन कंट्रीज। थोड़े बहुत रॉ मटेरियल, फूड स्टफ या फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाते थे कंट्रीज के बीच में। फिर आई एमएनसीज। एमएनसीज मीन्स मल्टी नेशनल कंपनीज। एमएनसीज क्या करती है, वो अपना प्रोडक्शन भी मोर देन वन कंट्रीज में करती है एंड प्रोडक्ट्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करती ही करती है। वो ऐसा करती क्यों, अदर अदर की ठोकरें क्यों खा रही, वो अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस कर ले। उनको अगर कहीं पे चीप लेबर या अदर रिसोर्सेज मिलते हैं तो ऑब्वियसली वहां जाके अपनी प्रोडक्शन करती है। उनका लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है और उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। लेट्स सी वन एग्जांपल। एक अमेरिकन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की कंपनी है जो कि अपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करती है यूएस में, बिकॉज वहाँ पे रिसर्च सेंटर है। मैन्युफैक्चरिंग करती है चाइना में, बिकॉज वहाँ पे चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड चीप लेबर्स अवेलेबल हैं। असेंबलिंग करती है अपने प्रोडक्ट्स की इन मैक्सिको, बिकॉज वो उसके टारगेट मार्केट के पास में है। इन इंडिया में कॉल सेंटर्स हैं फॉर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पे उनको चीप एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी हुआ उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल आउट करती है। अब कंपनीज अपनी प्रोडक्शन इतनी सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट क्यों करती है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे सस्ता पड़ रहा है, मतलब चीप पड़ रही है चीजें। चाइना में उसको लेबर सस्ती मिल रही है, मेक्सिको में उसको उसकी मार्केट नियर है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी। इंडिया में उसको सस्ते स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं जो उसके कस्टमर को आफ्टर से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इन सब चीज़ों से कंपनी अपने कॉस्ट को सेविंग कर रही है। मान लो कोई प्रोडक्ट बनाने में उसको पहले 100 रुपीज लगते थे, बट अब उसने अपनी प्रोडक्शन को इन जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से अब उस प्रोडक्ट को बनाने में उसको ओनली 50 रुपीज लग रहे हैं। तो जो 50 रुपीज बचे वो कहाँ गया? उस एमएनसी की पॉकेट में। एमएनसीज ऐसे ही कहीं पे जाके अपने ऑफिसेज या फैक्ट्री सेटअप नहीं कर देती। वो कुछ चीजें देखती है जहाँ पे उसको चीप लेबर मिले, स्किल्ड या अनस्किल्ड, जहाँ पे उसको चीप अदर रिसोर्सेज मिले जैसे रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, और जो मार्केट के भी क्लोज हो, और वहाँ पे इजी गवर्नमेंट पॉलिसीज हो। इजी गवर्नमेंट पॉलिसीज मीन्स टैक्स कम ले गवर्नमेंट, बिजनेस के लाइसेंसेज इजीली मिल जाए एक्सेट्रा। जो पैसे खर्च करते हैं असेट बाय करने के लिए जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट एक एमएनसी करती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मीन्स एमएनसी को अगर हमारी कंट्री में ऑफिसेज या फैक्ट्री सेटअप करना है तो उसको लैंड, बिल्डिंग, मशीन वगैरह परचेस करनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये दो एग्जांपल्स हैं जिसमें एमएनसीज जो है वो हमारी कंट्री में प्लान सेटअप करना चाह रही है। एक आईफोन अपना प्लान सेटअप करना चाह रही है एंड सेकंड टोयोटा। आईफोन प्लान सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो लगेगी वो 8800 करोड़ लगेगी। इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये फॉरेन की कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। एमएनसीज किसी भी कंट्री में 3 वेज से जा सकती है। फर्स्ट, पार्टनरशिप। वो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ले। इससे लोकल कंपनी को क्या क्या बेनिफिट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मनी मिलेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो एमएनसीज है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आएगी। फॉर एग्जांपल
जब फोर्ड मोटर एक अमेरिकन कंपनी है, वो हमारी कंट्री में आई थी 1995 में, और उसने 1700 करोड़ स्पेंड किए थे सेटअप करने में लार्ज प्लांट। तो जो इसने 1700 करोड़ स्पेंड किए उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फोर्ड मोटर हमारी कंट्री में 1700 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आई। उसने कोलैबोरेट किया महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ, जो कि इंडियन कंपनी है, और उसने कार्स प्रोड्यूस करे जो कि वो इंडिया में भी सेल करती है और वो फॉरेन मार्केट में भी सेल करती है। सेकंड, बाइंग अप। ये मोस्ट कॉमन मेथड है। एमएनसीज क्या करती है, कोई भी जो ब्रांड, अच्छी ब्रांड वाली लोकल कंपनी है, उसको परचेस कर लेती है। इससे क्या होता है कि एमएनसीज की वो प्रॉपर अपनी कंपनी होती है, उसको पार्टनरशिप में नहीं परचेस किया उसने। एंड सेकंड चीज, जिस कंपनी को उसने परचेस किया है उसकी ऑलरेडी मार्केटिंग नेटवर्क होगी, उसके रेप्यूटेड ब्रांड होंगे, वो इन चीजों का बेनिफिट उठाती है। फॉर एग्जाम्पल, कारगिल फूड्स जो है ये एक लार्ज अमेरिकन एमएनसी है जिसने परचेस कर लिया इंडिया की स्मॉल कंपनी पारक फूड्स को, और उसी रात से जो पारक फूड्स के प्रोडक्ट्स थे वो कारगिल फूड्स के नाम से सेल होने लगे। एमएनसीज जब ना पार्टनरशिप करे विद लोकल कंपनी, ना ही वो परचेस करे लोकल कंपनी को। तो थर्ड होता है कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स या फिर हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर प्लेस करे, और जब वो ऑर्डर वो उसको रिसीव हो जाए तो वो अपने ब्रांड का ठप्पा लगा के उसको मार्केट में सेल करे। मतलब वो प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है या चाइना में बन रहा है, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी उस पे अपना ठप्पा लगाएगी और बोलेगी ये हमारा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, लुधियाना में कुछ वुमेन्स जो हैं वो फुटबॉल बना रही है एक एमएनसी के लिए। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब हम अपनी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में सेल करें तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जब दूसरी कंट्रीज का सामान हमारी कंट्री में आए तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। फॉरेन ट्रेड क्या है, मतलब सेल परचेज विद फॉरेनर्स। मतलब जब परचेज कर रहे हैं हम, इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, और जब सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो सेलर्स हैं, हमारी कंट्री की प्रोड्यूसर्स हैं, उनके मार्केट एक्सटेंड हो जाता है। मतलब उनको डोमेस्टिक मार्केट तो है, साथ के साथ फॉरेन मार्केट्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। और जो हमारी कंट्रीज के बायर्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज से सामान परचेस करते हैं, उनको ये बेनिफिट मिलता है को उनके पास वेराइटी ऑफ चॉइस हो जाती है गुड्स परचेस करने के लिए। लेट्स सी वन एग्जांपल। इंडिया में टॉयज कॉस्टली होते थे, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने टॉयज एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए इंडिया में। चाइनीज टॉयज क्या होते थे, वो चीपर होते थे और उनके डिजाइन भी न्यू होते थे। अब जो बायर्स थे उनको ऑप्शंस मिल गई चूज करने के लिए इंडियन टॉय और चाइनीज टॉय के लिए, क्योंकि चाइनीज टॉय चीपर होते थे और डिजाइन भी उनके न्यू होते थे, तो वो पॉपुलर होने लग गए मार्केट में। धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट में कंपटीशन बढ़ता चला गया, और एक साल के अंदर अंदर 70 to 80% टॉय शॉप्स में इंडियन टॉयज की जगह पे चाइनीज टॉयज ने जगह ले ली। इससे चाइनीज ट्रेडर्स को तो बहुत फायदा हुआ, उनका एक न्यू मार्केट मिल गया उनको। बट जो इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लॉस हुए, क्योंकि उनके टॉयज अब सेल होना बंद हो गए थे। अगर आप अभी भी टॉय शॉप में चले जाओगे तो मोस्टली टॉयज आपको मेड इन चाइना के ही मिलेंगे। सो वी कैन से कि फॉरेन ट्रेड से मार्केट्स जो है वो कनेक्ट होते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होता है। मीन्स जो गुड्स हैं वो वन मार्केट से दूसरी मार्केट में ट्रेवल करते हैं, और जो प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स होते हैं दो मार्केट में, चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज में हो, वो अराउंड इक्वली होते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं कंट्रीज के, वो आपस में कम्पीट करते हैं। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में इंडियन एंड चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स के बीच में कॉम्पिटिशन था। ग्लोब की कंट्रीज का जो आपस में इंटीग्रेशन या इंटरकनेक्शन होता है उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जो ये कंट्रीज हैं ये कनेक्टेड होती हैं बाय मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। एक कंट्री से दूसरी कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज और अदर थिंग्स। एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में टेक्नोलॉजी की मूवमेंट होती है। एंड पीपल भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फॉर बेटर जॉब, बेटर इनकम एंड बेटर एजुकेशन के लिए जाते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करती है, और इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। एंड एमएनसीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज एमएनसीज की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपल एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में मूव कर रहे हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है वैसे वैसे कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज जो है वो ईजी होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो जल्दी और एट लो कॉस्ट हो जाते हैं। पहले जब दूसरी कंट्रीज में सामान एक्सपोर्ट करने के लिए महीनों महीनों लग जाते थे, आजकल वही कुछ दिनों में ही हो जाता है, एंड वो भी लो कॉस्ट पे।
सेकेंड एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव करती जा रही है। जैसे कंप्यूटर्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स एंड फैक्स आ गए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर इंस्टेंटली कर पा रहे हैं, ईमेल कर पा रहे हैं, फोन कॉल्स कर पा रहे हैं एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन मींस कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज जो है वो ईजी होता जा रहा है। ये लेडी जो मैगजीन रीड कर रही है लंदन में, उसकी प्रिंटिंग हुई है इंडिया न्यू दिल्ली में। सरप्राइज, लेट्स सी। जो मैगजीन के टेक्स्ट है वो लंदन ऑफिस से थ्रू इंटरनेट दिल्ली ऑफिस को भेज दिए गए, एंड इंस्ट्रक्शंस की कैसे डिजाइन करने हैं वो मोबाइल फोन से बता दिया गया दिल्ली ऑफिस को फ्रॉम लंदन ऑफिस। लंदन में प्रिंटिंग क्यों नहीं करवाई? क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ज्यादा होती, दिल्ली में जो है प्रिंटिंग कॉस्ट चीपर है। फिर जब मैगजीन प्रिंट हो गई दिल्ली में तो उसको बाय एयर लंदन सेंड कर दिया गया, एंड जो पेमेंट है दिल्ली ऑफिस को वो भी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग इंस्टेंटली आ गई। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ओनली बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सेकेंड फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हम अपना पहले चाइनीज टॉय वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो इंडियन टॉय 55 रुपीज के हैं एंड चाइनीज टॉय 50 रुपीज का। जब ये 50 रुपीज का टॉय मार्केट में आया तो इंडिया में लोगों ने चाइनीज टॉय को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन टॉयज मैन्युफैक्चरर्स जो है उनका प्रोडक्ट सेल आउट होना बंद हो गया। अब इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने बोला कि प्लीज हेल्प अस। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो चाइनीज टॉय इंपोर्ट हो रहे थे उन पे टैक्स लगा दिया। मतलब अब पहले 50 रुपीज के टॉय थे प्लस 10 रुपीज का टैक्स लगा दिया, तो अब उस चाइनीज टॉय की कॉस्ट हो गई 60 रुपीज। इंडियन कंज्यूमर्स ने फिर से इंडियन टॉय परचेज करने स्टार्ट कर दिए और चाइनीज टॉय की डिमांड मार्केट में कम हो गई, जिसकी वजह से चाइना से इंपोर्ट अपने आप ही कम हो गए और इंडियन टॉय मेकर्स के फिर से मजे लग गए। हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का बैरियर था जिसकी वजह से चाइना से इंपोर्ट हमारी कंट्री में कम हो गया। इस बैरियर को कहते हैं टैक्स बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है? दिस इज रेगुलेशन और पॉलिसी जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करे, स्पेशली टैरिफ, कोटास एंड लाइसेंसेस एक्सेट्रा। हमने अभी एक एग्जांपल देखा ट्रेड बैरियर का, दैट इज टैक्स बैरियर। मतलब गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से उसका प्राइस हाई हो गया एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक गुड्स। गवर्नमेंट जो है इसी तरीके से फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ट्रेड बैरियर का यूज कर सकती है। अगर टैक्स बढ़ा दिया तो इंपोर्ट कम हो गया, अगर टैक्स डिक्रीज कर देगी तो इंपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट अगर बैरियर रिमूव करती है या रेस्ट्रिक्शन को कम करती है उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। हम कह सकते हैं कि बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस अगर कम हो जाएंगे तो हमारी कंट्री में इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा। अब हम इंडिया की स्टोरी देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट को बैरियर्स लगाने ही पड़े फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, बिकॉज उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री जो थी वो लेस डेवलप थी एंड जो फॉरेन की इंडस्ट्री थी वो बिग एमएनसीज थी जिनके पास पैसा और एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उसके सामने हमारी लेस डेवलप लोकल इंडस्ट्री कभी भी कम्पीट नहीं कर पाती और वो शट डाउन हो जाती। इसलिए हमारे प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बैरियर्स लगाए थे। इंडिया ने उन्हें कुछ एसेंशियल गुड्स के ही इंपोर्ट को अलाउ किया था, और मोस्टली डेवलप कंट्रीज जो होती है वो अपने अर्ली स्टेज में ऐसे ही करती है, वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है सो दैट वो डेवलप कर सके। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से 1991 तक इंडिया ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद। इन 1991 के बाद इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर दी। पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हुए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है कि हमारी इंडियन प्रोड्यूसर्स जो है ग्लोबल कंपनीज के साथ compete कर सकती थी। अगर ग्लोबल कंपनीज आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो इंडियन प्रोड्यूसर्स की भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और क्वालिटी इंप्रूव होगी। उसके बाद बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस जो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे लगाए थे उसको रिमूव कर दिए गए। अब गुड्स जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत इजीली हो सकते थे एंड फॉरेन कंपनीज को भी वेलकम किया गया सो दैट वो आए हमारी कंट्री में और फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस सेटअप करें। इंडिया ने जो ये बैरियर रिमूव किए, रेस्ट्रिक्शन हटाए, उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। इन शॉर्ट, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ग्लोबलाइज नहीं थी, बट 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कर दिए। अब हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जिसमें कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी गई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा की फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करी गई। और इस एरिया में जो कंपनीज अपना प्रोडक्शन सेटअप करते थे उनको इनिशियल 5 years के लिए टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था। एमएनसीज जो इंडिया में आई उनके लिए जो लेबर लॉज हैं उनके कुछ रूल्स को इग्नोर भी किया गया।
MNCs जो है वो वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पे ना हायर करके टेम्परेरी बेसिस पे हायर करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बिकॉज जब उनको वर्क का प्रेशर हो तब वो हायर कर लेती हैं, जब वर्क का प्रेशर ना हो तो वो ले ऑफ कर देती हैं। इसकी वजह से MNCs का कॉस्ट ऑफ लेबर कम होता है। अब देखते हैं हम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में, मेंबर्स हैं इसके 160 कंट्रीज। एंड WTO ने ठेका ले रखा है पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड कराने का। फ्री ट्रेड मीन्स ये नहीं कि फ्री बाय गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी, बल्कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन पूरे वर्ल्ड में सेल एंड परचेज करी जाएगी। WTO रूल्स भी एस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, एंड वो चेक भी करता है कि कौन रूल्स फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा। वैसे तो WTO एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, बट कई केसेस में देखा गया है डेवलप कंट्री अनफेयरली अपने ट्रेड बैरियर्स रिटेन कर लेते हैं, उनको WTO कुछ भी नहीं बोलता। वहीं अगर डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए प्रेशर दिया जाता है। एक इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। US अपने फार्मर्स को बहुत सपोर्ट करता है विद मैसिव सम ऑफ मनी, जिसकी वजह से उनके फार्मर्स जो है वो प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के लिए उनको सपोर्ट मिलता है और वो अपने प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पे सेल आउट करते हैं। अब जब US के प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज में जाते हैं जो कि लो प्राइस पे होते हैं, और वही उसी कंट्रीज के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, बिकॉज उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला है गवर्नमेंट से, तो लोग प्रेफर करते हैं लो प्राइस वाले प्रोडक्ट्स को ही। उन कंट्रीज के फार्मर्स पे इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। डेवलपिंग कंट्रीज WTO से कहती है इज दिस फेयर एंड फ्री ट्रेड। आप डेवलप कंट्रीज को तो कुछ भी नहीं बोल रहे, और वहीं आप डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए प्रेशराइज करते रहते हो। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर्स पे क्या इफेक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स, फर्स्ट उनको बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल फोन परचेज करना तो आईफोन भी ले लो, सैमसंग के फोन्स ले लो, OnePlus ले लो, कोई भी ले लो, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं लोअर प्राइस भी, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि हर कोई चाहता है कि हम सस्ते से सस्ता एंड अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट्स निकालें मार्केट में, सो दैट हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाए। और जब लोअर प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो गई है। कंस्ट्रक्शन लेबर के पास भी देखोगे कि स्मार्टफोन्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो ही रही है ऑब्वियसली। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कुछ पीपल पे। SEZ बनाने के लिए एक एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की लाइफ पे फर्क पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन लोकल प्रोड्यूसर्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट, लोकल कंपनीज जो इन MNCs को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है वो प्रॉस्पर कर रही है। कुछ कंपनीज को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली है, जैसे कि प्रिंटिंग मैगजीन एंड कॉल सेंटर्स वगैरह, वो भी प्रॉस्पर कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई तो इंडियन कंपनीज को भी मौका मिला कि वो मल्टीनेशनल बने, और आज देख लो टाटा मोटर्स, इन्फोसिस जैसी कंपनीज जो है वो पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रही है। नेगेटिव इम्पैक्ट, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो कम्पीट नहीं कर पाए MNCs के साथ और उनको अपनी यूनिट शट डाउन करनी पड़ी, और जो वर्कर्स हैं इन कंपनीज के उनको भी जॉबलेस होना पड़ा। और वर्कर्स, उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो कोई कंपनी आती है, कोई MNCs इंडिया में आती है तो इन्वेस्टमेंट भी लेके आती है और जॉब भी क्रिएट करती है। तो न्यू जॉब्स तो क्रिएट होती हैं, बट ये मोस्टली स्किल्ड जॉब्स होते हैं, बिकॉज MNCs आती हैं वो ऑटोमेशन वगैरह के साथ आती है। नेगेटिव इम्पैक्ट, हमने पहले देखा कि लेबर लॉ के कई सारे रूल्स को इग्नोर किया गया इन कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से वर्कर की कंडीशन और भी खराब होती जा रही है। कंपनीज जो है टेम्परेरी वर्कर्स प्रेफर करते हैं, जिनको जब भी वो चाहे जॉब से निकाल सके जब काम ना हो। यहाँ पे वर्कर्स की जॉब सिक्योर नहीं है, वर्कर्स को बहुत सारा काम करना पड़ता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करने पड़ते हैं, वो भी कम वेजेस पे, और पेड लीव्स भी नहीं मिलती। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जिसको अपनी यूनिट बंद करनी पड़ी है, उसके जो वर्कर्स हैं वो जॉबलेस हुए हैं। जनरली आप देखो, आप बोलोगे कि न्यू जॉब्स तो क्रिएट हो ही रही हैं, बट जो ये वर्कर्स जॉबलेस हुए हैं ये जनरली अनस्किल्ड है, और जो MNCs को रिक्वायरमेंट है वो स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए जो वर्कर्स जॉबलेस हुए हैं वो जॉबलेस ही रहेंगे। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन का किसी किसी को फायदा हुआ है, किसी किसी को नुकसान भी हुआ है। जनरली जो पीपल एजुकेटेड एंड स्किल्ड हैं उनको ग्लोबलाइजेशन में बहुत बेनिफिट हुआ है, और वही कई कुछ लोग ऐसे भी है जिनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेनिफिट तो कुछ नहीं है बल्कि नुकसान ही हुआ है। ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बनाया जा सकता है जिससे कि हर किसी को बेनिफिट हो? में गवर्नमेंट एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है कि लेबर लॉज जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो और वर्कर्स के राइट उनको मिले प्रॉपरली। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करे, सो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके और MNCs के साथ कम्पीट कर सके। और जब जरूरत हो तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का यूज करके लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है।
और गवर्नमेंट WTO से फेयर रूल्स के लिए भी नेगोशिएट कर सकती है। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।